हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9 पॉलिटी में हम आज चर्चा करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं इस पाठ के अंतर्गत, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले पाठ में दिया गया है इस पाठ के संदर्भ में परिचय। आगे दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, जिसमें मेनली नेल्सन मंडेला के बारे में हमें चर्चा करनी है। आगे रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के द्वारा रंगभेद के संदर्भ में कौन कौन से कदम उठाए गए, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। आगे के टॉपिक में हम देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइट दिए गए हैं जिसके बारे में हमें विचार करना है, जैसे विभिन्न समुदायों के बीच में क्या संबंध होते हैं, गांधी जी और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व के संबंध में जानना, संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टियां जो है जैसे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में क्या रिलेशन है, उनके संघर्ष के तरीके कौन कौन से थे, उपनिवेशवाद के संदर्भ में हमें थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए। आगे के टॉपिक में दिया गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में अगला टॉपिक है हमारा। साथ ही कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियां हैं, उनके संदर्भ में कुछ छोटे से हाईलाइट दिए गए हैं। आगे संविधान सभा के बारे में हमें जानना है। साथ ही हमें यह जानना है कि संविधान सभा में ऐसे अनेकों सदस्य थे जो कांग्रेसी थे या नहीं थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था या नहीं था। सभा के सदस्यों की विचारधारा अलग अलग थी या नहीं थी, इस संदर्भ में हमें विचार करना है। आगे है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। साथ ही संविधान सभा के संदर्भ में गांधी जी के कुछ कोटेशन दिए गए हैं। और आगे है संविधान के दर्शन के संदर्भ में हमें जानना है। संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका के संदर्भ में हमें जानना है। उसके बाद संस्थाओं का स्वरूप क्या होता है ये जानना है। साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम पढ़ते हैं। दिया गया है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखें। आगे है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिकाओं का मेल बैठाना है। जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ, इनको स्पष्ट करने हैं। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एनसीईआरटी का जो टॉपिक हमारा है संविधान निर्माण, इसके संदर्भ में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी चैप्टर 2, जिसका नाम है संविधान निर्माण, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में के गांधी जी के नाम से संबोधित किया जाता है। जो नेल्सन मंडेला, इनका जो मूल नाम है वो है नेल्सन खोलिहलहल्ला मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोंतो के सचिव के अध्यक्ष रह चुके हैं। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण इन्होंने 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीप, इसको ध्यान रखेंगे, रॉबिन द्वीप में कारागार में बिताए तथा उन्होंने
वहाँ कोयले खनिक के रूप में काम किया। तो ये हैं हमारे नेल्सन मंडेला, और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हैं। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथ ही भारत सरकार ने 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। साल 1993 में उन्हें नोबल का शांति पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। उनकी जो आत्मकथा, उनके द्वारा तो ऐसे कई सारी बुक लिखी गई, लेकिन जो उनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अब बात करते हैं कि रंगभेद क्या होता है। रंगभेद जो है ये नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई, और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया, जैसे हमारा भारत गुलाम था। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और वहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंगभेद शुरू किया। हमारे टॉपिक में एक तो 3 प्रकार के लोगों की बात कही गई है NCERT में दक्षिण अफ्रीका के संबंध में। पहला है गोरे, दूसरा है काले, और तीसरे हैं गुलाबी चमड़ी। तो गोरे जो है वो आपको यूरोपीय लोग हो गए, काले जो है अफ्रीका के मूल निवासी हो गए, और गुलाबी चमड़ी वाले जो है वो मिक्स कल्चर के लोग हैं। अब रंगभेद की नीति के अंतर्गत अश्वेतों के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि गोरों की बस्ती में बसने का इजाज़त नहीं था उन्हें। उसके बाद परमिट होने पर भी ही वह काम करने जा सकते थे। काले लोग गोरों लोगों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे। इसमें गोरों के गिरजाघर भी सम्मिलित थे। अश्वेतों को संगठन बनाने, भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान के बारे में हम बात करते हैं, संविधान आखिर है क्या। तो संविधान नियमों का एक मूलभूत समूह है जो किसी देश की शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली और उसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। यानी दिस इज अ सेट ऑफ लॉज, यानी ये कई सारे नियमों का एक समूह है। इसका काम है शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच में समन्वय को स्थापित करना। संविधान जो होता है यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। अब संविधान मेनली 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो लिखित हो सकता है, दूसरा अलिखित हो सकता है। हमारे यहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अब संविधान का अर्थ क्या है ये समझते हैं। तो संविधान एक नया और संपूर्ण व्यवस्था है, यानी पुरानी व्यवस्था जो राजशाही व्यवस्था है, जैसे पूरा पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो शासन है, शासन को मेनली हम 3 प्रकार से शासन के रूप में देखते हैं। पहला है लोकतंत्र, पहला है राजतंत्र, दूसरा है सैनिक शासन और तीसरा है लोकतंत्र। ये पिछले चैप्टर में हम लोग इस बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो संविधान जो है यह एक नई व्यवस्था है और जिसे देश के नागरिकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी राजतंत्र में राजा को एक्सेप्ट करने के अलावा नागरिकों के पास कोई और अधिकार नहीं है। तो राजतंत्र को जो है नागरिक मजबूरी में स्वीकार करता है, लेकिन लोकतंत्र में जो संविधान बनाई गई है यह वहाँ की जनता के द्वारा स्वयं स्वीकार किया जाता है कि हम इसमें ये प्रावधान चाहते हैं, ये प्रावधान नहीं चाहते हैं और इस पर हमारी सहमति है। तो जिन जिन बातों पर उनकी सहमति होती है उन नियमों को एक
संकलित रूप जब दिया जाता है तो उसे हम संविधान कहते हैं। यह देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार के कार्यों का व्यवस्थित रूप से परिभाषित करता है। संविधान में सबसे पहले तो नागरिकों के अधिकारों की बात होती है, उनके कर्तव्यों की बात होती है, साथ ही साथ जो सरकार है, जो सरकार रूल करेगी, उनके कार्यों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब संवैधानिक विकास के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्वाधिकारिता और न्याय को लिए हुए होता है, यानी ये अपने नागरिकों को एक अधिकार देता है, साथ ही वो अपने यहाँ के नागरिकों को न्याय भी प्रदान करता है। दूसरा है संवैधानिक विश्वसनीयता। संविधान अपने नागरिकों को एक विश्वास देता है कि उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों की रक्षा होगी और उनके साथ हर संभव न्याय किया जाएगा। आगे है सामाजिक और आर्थिक विकास। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो समाज का निर्माण करता है और समाज के आर्थिक हितों के, यानी तो सामाजिक हितों के, यानी समाज के विकास में सहयोग प्रदान करता है, साथ ही समाज के लोगों के आर्थिक हितों की भी रक्षा करता है। संवैधानिक विकास देश के संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था के विकास को दर्शाता है। यह नागरिकों के अधिकारों, सरकारी व्यवस्था के कार्यों और न्यायपालिका की स्थापना को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब संविधान की आवश्यकता क्यों है, मोटा मोटी इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्यों को तय करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। आप इमेजिन करके देखिए कि यदि संविधान नहीं होता तो सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सरकार नहीं होता तो सरकार आपको कोई भी योजना उससे लाभान्वित करने के लिए बाध्य नहीं है, आपके लिए अधिकारों की रक्षा करने के बाध्य नहीं है। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। और भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, जिसमें सभी के कार्यों को बांट करके रखा गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी न्याय करने लगता, कोई भी कानून बनाने लगता, एक डायरकी की स्थिति हो जाती, पूरा हौच-पौच हो जाता, पता नहीं चल पाता कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र। तो संविधान जो है वो सरकार के विभिन्न अंगों, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसके अधिकार क्षेत्र को तय करती है। संविधान सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए आवश्यक है। सरकार को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी बातों का वर्णन संविधान में वर्णित है। यदि यह वर्णन नहीं होता तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगती। जैसे राजतंत्र में राजा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है क्योंकि कोई संविधान ही नहीं है। आगे है कि नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है। जैसे इंदिरा गांधी के सरकार काल में ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन को कब्जा करके और उसको एक वेलफेयर स्टेट के नाम पर भूमिहीन किसानों में वितरित कर दिया गया। और उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए, बहुत सारा केस हुआ, जजमेंट हुए। बाद में जाकर के इसी संविधान के बेसिस पर सरकार का निर्णय, कोर्ट का निर्णय आता है और कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को कि आप ज़बरदस्ती किसी की भूमि को का अधिग्रहण करके उसे किसी और में नहीं बांट सकते हैं, इसकी रक्षा हुई। तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा जो है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान इसलिए भी आवश्यक है कि एक अच्छे और संगठित समाज की स्थापना हो सके। यदि संविधान नहीं होता, लोगों के कार्यों के, उनके अधिकारों की
चर्चा नहीं होती, ये दायित्व तो पहले से निर्धारित नहीं होते, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति हर काम करना चाहता। तीसरी बात, हो सकता था कि एक नागरिक के कार्य से दूसरे नागरिक के कार्यों माने उनके हितों की जो है अनदेखी हो जाती। तो इस प्रकार से एक सुयोग्य समाज की स्थापना नहीं हो पाती। तो संविधान जो है सुयोग्य और संगठित समाज के स्थापना में अपना एक अहम योगदान देता है। आगे है संविधान के प्रमुख कार्यों में कि साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, यह भी संविधान का कार्य है। जैसे आप यदा कदा आपने सुना होगा कि कभी दंगे भड़क गए, कभी कम्युनल राइट्स हो गए, कभी मॉब लिंचिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें बारंबार ना हो और एक व्यक्ति के हित की अनदेखी ना हो, इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है कि यहाँ के नागरिकों के बीच एक भरोसा और सहयोग हो। भरोसा इस बात का कि उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जाएगी, और सहयोग इस बात का कि सरकार या न्यायपालिका या कार्यपालिका या विधायिका यदि उनके हितों की अनदेखी होती है तो वो उनको सहयोग करेंगे। तो ये जो भरोसा है ये संविधान देता है। यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किससे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह भी हमारा संविधान ही तय करता है। जैसे हमें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, कौन कहाँ बैठेगा, किस पद को कौन धारण करेगा, उसके क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सभी चीज़ों का निर्णय यह स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन हमारे संविधान में पूर्व से किया गया है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए क्या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, इसका वर्णन हमारे संविधान में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गया और खड़ा होकर बोल देगा कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो एक स्पष्टता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कौन खड़े होंगे, उनकी क्या योग्यता होगी, उनको बाहर करने के लिए क्या अयोग्यता के पैमाने हैं, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। साथ ही कि किसे फैसले लेने का अधिकार है, ये सारी बातें वहाँ वर्णित है। आगे है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार को बताना, यह भी संविधान में वर्णित है और यह संविधान का प्रमुख कार्य है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सरकार के किसी फैसले को लेकर के एक खास तबके के जो अधिकार हैं वो कुचल दिए जाते हैं या उन पर कुछ हद तक बंदिशें लगा दी जाती हैं। फिर वो न्यायपालिका का रास्ता अपनाते हैं कि हमारे इस अधिकार की अनदेखी कर दी गई। न्यायपालिका इस संदर्भ में उचित निर्णय लेती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय कौन करेगा? संविधान करेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? संविधान करेगा। और इन सब के माध्यम से अच्छे समाज का गठन, लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, यह भी किसका काम है? संविधान का काम। अब संविधान के बारे में हम लोग इतना बात कर लिए, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संविधान बना कैसे? क्या इसे ऐसे ही किसी ने आके लिख दिया और हमने उसे मान लिया? तो ऐसा नहीं है। हमें पहले से पता है कि हमारा भारत पूर्व से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। हम एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लंबे समय तक शासित होते रहे हैं और इस उपनिवेशिक काल में हमारे ऊपर कालक्रम के अनुसार विभिन्न नियमों के तहत हमारे ऊपर शासन किया गया। 1773 से ये क्रम चालू होता है और आगे ये अनवरत बढ़ता रहता है। इसी क्रम में कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन नामक एक कमेटी को भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन ने यह सिफारिश किया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसका काम होगा संविधान का निर्माण करना। और यह संविधान सभा होगी कैसे, इसमें कौन बैठेंगे? तो इसके लिए जुलाई 1946 में
1946 में इलेक्शन हुआ। जुलाई 1946 में जब इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन था संविधान सभा के गठन के लिए, और इसी संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव में चुन करके आएंगे, तो जो जैसे कि आज हम लोग खड़े होते हैं और चुनाव में वोट देते हैं, तो उस समय था कि प्रत्येक 10 लाख पे एक कैंडिडेट चुन करके आने थे संविधान सभा में, ताकि संविधान का निर्माण हो सके। तो अब जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, ठीक है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 की हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद वापस 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चयनित हुए। आगे हम बात करें तो जो भारत का संविधान है उसको लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा किया। इसमें अब ये संविधान सभा जो है अपना जो कार्य कर रही थी, ये कई छोटे छोटे कमेटियों के रूप में अपना काम कर रही थी। हर एक कमेटी का अपना ही उत्तरदायित्व था। इन कमेटियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी था वह था प्रारूप कमेटी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान जो है ये कई सारे खंड और उपखंड में बटा हुआ है, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल हम ये समझ लें कि जो एक खंड होता है बड़ा पोर्शन, फिर उपखंड है उसके छोटे पोर्शन, तो एक अनुच्छेद होता है बड़ा पोर्शन, और इससे छोटा होता है वो होता है धारा। तो प्रत्येक धारा पर 2000 से ज़्यादा संशोधन पर चर्चा हुआ, यानी संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा के द्वारा हर एक शब्द पर, हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पर गहन चर्चा हुई, और 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। उन चर्चाओं को रिकॉर्ड भी किया गया और संभाल के रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटो खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों में हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। टोटल 166 बैठक, 2 साल 11 महीना और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन के रेडी हुआ, और उसे अंगीकृत किया गया अर्थात उसे भारत का अंग बना लिया गया। और उसी दिन कुछ प्रावधान थे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही कुछ प्रावधान थे जो उसी दिन से लागू हो गए, जिनमें नागरिकता का भी एक प्रावधान है जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी से ही लागू हो गया। आगे 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूपेण लागू हो गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कई दफ़ा ये सवाल आता है कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे के कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसी दिन 1930 में रावी में जब अधिवेशन हुआ, तो उस समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन किया, और उसी दिन उन्होंने यह डिसाइड किया था कि आज से हम गणतंत्र हो गए। तो उसी तिथि को याद करते हुए हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप में लागू किए, और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमने संविधान की आवश्यकता को भी समझ लिया, संविधान क्यों जरूरी है यह जान लिया, संविधान क्या क्या निर्धारित करता है यह जान लिया, संविधान का निर्माण कैसे हुआ मोटा मोटी हमने वो भी चर्चा कर लिया। अब हम ये समझते हैं कि संविधान की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली बात, ये संघीय सरकार की बात करता है।
संविधान में संघीय सरकार की बात कही गई है। यानी सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमारा जो भारत है ये यूनियन ऑफ द स्टेट है, और यानी ये राज्यों का संघ है। गाडविन आश्विन महोदय ने कहा था, उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि भारत अविभाज्य राज्यों का संघ है। यानी हमारे यहाँ जो स्टेट हैं वो किसी डील के तहत हमारे अंग नहीं हैं, वो संवैधानिक रूप से हमारे अंग हैं और उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। तो सभी राज्य मिल करके एक यूनिटी, एक यूनाइट कंट्री का निर्माण करते हैं ये, और इनके ऊपर जो संघ है, जो हमारा सुप्रीम पावर है, उनके द्वारा सरकारी जो आदेश है वो पारित किया जाता है। आगे है संसदनात्मक सरकार। यानी हमारे यहाँ की जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ की जो सरकार है वो संसद में चर्चा परिचर्चा के उपरांत ही किसी नियम को लागू करवाती है या किसी चीज़ को वो पास करवाएगी। आगे है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत अपने आप में अपने आप में जो है वो स्ट्रॉन्ग पावर है। उसको जो अधिकार है अपने देश को चलाने का, रूल करने का, मॉडिफाई करने का, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, ये अधिकार किसी और संस्था से प्राप्त नहीं है। ये अधिकार उसे खुद उसके नागरिकों के द्वारा प्राप्त है। तो भारत अपने आप में संप्रभु है, वो किसी भी चीज़ को लागू कर सकता है। एक तो हम संप्रभु हैं, दूसरे हम लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जनता के लिए, जनता के द्वारा वाली शासन व्यवस्था लागू है। आगे है पंथ निरपेक्ष। यानी भारत एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ये सर्वधर्म सम्मान वाली भावना से चलता है। हमारे यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यानी भारत ना तो हिंदू स्टेट है, ना मुस्लिम स्टेट है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। आगे है संविधान में वर्णित है मूल अधिकार। यही मूल अधिकार डिसाइड करते हैं, नागरिकों को ये अधिकार देते हैं कि उन्हें कहाँ रहना है, कहाँ बोलना है, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार का बेसिकली मतलब ये होता है कि दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट। ये मूल अधिकार मूल हैं, इसलिए मूल हैं क्योंकि इनका निर्माण ही, इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। चहुमुखी विकास का मतलब होता है कि मूल अधिकारों के दौरान आपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के विकास आपके हो। इस संदर्भ में उसमें नियम और कानून वर्णन किए गए हैं। आगे है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जैसा कि पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सरकार के 3 पार्ट हैं। यानी जो हमारा भारत की शासन व्यवस्था है इसमें तीन पार्ट है। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों मिलकर के सरकार का निर्माण करता है। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। यानी इस पर विधायिका और कार्यपालिका का जोर नहीं है कि नहीं हम जैसा कहें वैसा आप जजमेंट दीजिए, वैसा आप निर्णय दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे इसके लिए संविधान में अलग से उपबंध वर्णित किए गए हैं। न्यायपालिका का काम क्या है? इसका काम है निष्पक्ष होकर के आपको जजमेंट देना है। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान की एक विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये है क्या। तो राज्य के यानी राज्य को दिया गया है क्या, कुछ नीति निर्देशक। नीति का मतलब लॉ और निर्देशक का मतलब डायरेक्शन। यानी राज्य को कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं किस रिगार्डिंग, नियम बनाने के रिगार्डिंग। क्यों दिए गए हैं? ताकि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। अब इसमें कुछ जब हम इस बाद के टॉपिक में संविधान को और डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि डीपीएसपी के दौरान है कि बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है, वन का बढ़ाव करना राज्य का दायित्व है, मत्स्य पालन,
जो हमारे कुटीर उद्योग है उनके विकास के संदर्भ में राज्य को नियम बनाने चाहिए। उसके बाद है, और इसमें पढ़ेंगे तो आगे है, जैसे कि हमारे यहाँ आपको मदिरा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टेट का राइट है कि स्टेट, राज्य अपने नागरिकों के उत्थान के लिए, एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए जो नशीले पेय पदार्थ हैं या जो नशीली दवाएं हैं उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगा सकती है। तो राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत कि वो ऐसे उपबंध को लागू करे जिससे राज्य के अंदर एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके। आगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि संविधान संशोधन किया गया। तो संविधान की विशेषता के अंदर एक विशेषता यह भी है कि हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है। जीवंत संविधान का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं या इस कुछ नया आ गया और इसके संदर्भ में हमारे संविधान में कानून पहले से वर्णन नहीं किया गया है, तो हम तत्काल इस संदर्भ में, एक तो हम ये जान रहे हैं पहले से कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, तो हम उस बात के संदर्भ में, उस स्थिति के संदर्भ में संसद में चर्चा करके, नियम बना करके और उस स्थिति के संदर्भ में एक कानून को पास करके अपने संविधान में उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो देश के सर्वोच्च विधायी संस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो सर्वोच्च संस्था है वो है लोकसभा और राज्यसभा। उनके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो कोई भी एक महत्वपूर्ण समस्या आएगा उस संदर्भ में चर्चा परिचर्चा की जाएगी और चर्चा के दौरान जो भी नियम बनाने की आवश्यकता महसूस होगी, उस संदर्भ में जो नियम पास किए जाएंगे उनको जब संविधान में ऐड कर दिया जाएगा तो उसको हम संविधान संशोधन का नाम देते हैं। आगे हमारे टॉपिक में था संविधान का दर्शन। तो समझते हैं संविधान के दर्शन के संबंध में। तो सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। संविधान को जब आप पढ़ेंगे और विभिन्न विद्यालयों में भी सर्वप्रथम प्रार्थना, जिसको चेतना सत्र कहा जाता है, चेतना सत्र के उपरांत प्रस्तावना को पढ़वाया जाता है। तो संविधान को जब आप खोलेंगे, ऐसे नॉर्मली अगर आप अपने बुक को भी खोलते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप बुक को खोलते हैं तो बुक को खोलने के बाद आपको जो बुक है उस पर या तो फॉरवर्ड या एक्नॉलेजमेंट वर्ड लिख करके आता है, जिसका मतलब है कि मोटा मोटी ये जो पेज है, यह पेज एक शॉर्ट नोट्स है जो उस पूरे बुक के रेफरेंस को बताता है कि इस बुक में क्या लिखा है और यह किस डायरेक्शन में आपको लेकर के जाना चाहता है। आगे है, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए हैं वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये है कि हमारी जो स्वतंत्रता है यह किसी एक दिन का परिणाम तो है नहीं। इसके लिए कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एक कठिन और अथक प्रयास के उपरांत हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी की लड़ाई के क्रम में उन्होंने कई सारे ऐसे मूल्यों को संजोया जो एक कुशल समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका को निभा रहा था। जैसे हमारे प्रिय बापू, उन्होंने कई सारे ऐसे सिद्धांत दिए, सर्वोदय आदि, जो उनके द्वारा जो थ्योरी दिए गए, जो बचनों को आगे बढ़ाया गया, तो उन मूल्यों को सजोया गया। हमारे महात्मा गांधी का जो सबसे पहला
फॉर्मेशन था उनका, उन्होंने कहा कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान होना चाहिए, सर्वोदय की बात कही उन्होंने आगे कहा कि कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। इस संदर्भ को भी संविधान में संजोया गया है। उन्होंने मदिरा सेवन को प्रतिबंधित करने की बात कही। इस बात को भी संविधान में वर्णित किया गया है। तो जो भी सारे मूल्य जो उस समय यूजफुल थे और कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्मात्री को लगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, इनका हमारे भविष्य में एक अच्छा रोल हो सकता है, उसको समाहित करने का प्रयास किया गया। आगे है कि भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। किसके अनुरूप बनी है? तो जो हमारे मोरल्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके खिलाफ। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या बुरा है। इससे भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो हमारा प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में कुछ की पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो सारगर्भित रूप से इस पूरे के पूरे संविधान को परिभाषित करता है। के मुंशी एक स्कॉलर हैं, उन्होंने यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या संविधान की कुंजी है। अर्थात ये पूरे के पूरे संविधान को वर्णित करता है। और इस प्रस्तावना में वर्णित क्या किया गया है? तो इस प्रस्तावना में उन्हीं सारे मूल्यों को वर्णित किया गया है जिसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित हुआ। उन्हीं मूल्यों को यहाँ सजोया गया है और बाद में इसे विस्तारित रूप से अंदर के पृष्ठों में वर्णित किया गया है। अब संविधान को दिशा देने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पंथ निरपेक्ष, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो इसका शासन प्रमुख होगा, यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट जो है, उनका हम चुनाव करते हैं, वो वंशानुगत नहीं आते हैं। तो हम ऐसे शासन प्रणाली को कहते हैं गणराज्य शासन प्रणाली है। आगे है लोकतंत्रात्मक, यानी जनता के द्वारा सरकार को बनाया और गिराया जाता है। हमारे यहाँ गिराने का प्रावधान अभी नहीं है, बट जो हम सरकार को बनाते हैं, तो सरकार को बनाने का जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? तो यहाँ के जनता को प्राप्त है। समता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। आगे है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है कि यहाँ हमारे यहाँ रहने वाला एक नागरिक दूसरे नागरिक को भाई समझेगा। भाई भाई की भावना हमारे अंदर है। कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला रंगभेद। तो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में है, जहाँ काले गोरे का भेदभाव किया जाता है। इसके बारे में समझ लिए। धारा, तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद, उसको हम कहते हैं धारा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं आर्टिकल। उसके बाद है संविधान। संविधान, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है कि संविधान जो है यह देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होता है। आगे है संविधान संशोधन। तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। उसके बाद है संविधान सभा। तो संविधान सभा, जैसा कि हम लोगों ने ये समझा कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा है यह चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा है जिसका मूल काम था संविधान को लिखना। आगे है प्रारूप। प्रारूप यानी होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं, कोई भी दस्तावेज लिख रहे हैं, उसका जो प्रारंभिक फेज़ होता है, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि हाँ जो रफ वर्क है, उसको हम कहते हैं प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट। आगे है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है किसी सोच या काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद है देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब है कि देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाला अपराध क्या कहलाएगा? देशद्रोह कहलाएगा। अब ये रहा हमारी उद्देशिका, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 17 दिसंबर 1946
इट्स एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया। उसके बाद इसी क्रम में 17 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भारत पर, एक बार जान लेते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी तक आपने इसे पढ़ा होगा। आइए चर्चा करते हैं कि इस संविधान की उद्देशिका में कौन कौन सा बात दिया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया है हम यानी कि वी, और ये किसकी बात कर रहा है? तो भारतीयों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे है हम भारत के लोग। यानी सबसे पहले तो ये संविधान करता क्या है? तो ये ये प्रस्तावना संविधान के शक्ति के स्रोत को बतलाता है। क्लियर? शक्ति के स्रोत को बता रहा है। उसके बाद आगे यह बात कर रहा है कि प्रभुत्व संपन्न यानी हमारा जो देश है यह सेल्फ डिसीजन मेकर है। अब इसके निर्णयों पर किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप, कोई अन्य बाहरी शक्तियाँ नहीं कर सकती है। हम अपने हितों के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है। आगे है समाजवादी। समाजवादी का मतलब हुआ कि हमारे जो भी कदम होंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, जो भी हमारे काम धाम होंगे, वो अंतिम तक किसके उद्देश्य, किसके लाभ के लिए? तो सामाजिक हित के लिए ही हम काम करेंगे। आगे है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब हुआ जाति और निरपेक्ष का मतलब हुआ कि तटस्थ रहना। यानी हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। पंथ का मतलब धर्म हो गया, जाति नहीं हुई। पंथ का मतलब धर्म हो गया और निरपेक्षता का मतलब हो गया हम तटस्थ हैं। यानी हमारा अपना कोई धर्म नहीं, हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब आप समझ गए कि डेमोक्रेटिक रूप से हम शासन करेंगे। और गणराज्य का मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो बाय इलेक्शन आएगा। आगे इसमें बात कही गई है किसकी? तो न्याय की बात कही गई है। तो न्याय कितने आधार पे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय की बात करता है हमारी प्रस्तावना। आगे क्या बात है? तो आगे स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं भी अपने विचारों को दे सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और विश्वास की स्वतंत्रता है, यानी आप किसी चीज़ में भी अपने विश्वास रख सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। आगे है
कि धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता, यानी आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। आगे है समता की बात करें, यानी समानता की बात हो रही है। कितने आधार पे? तो प्रतिष्ठा के आधार पे और अवसर के आधार पे, यानी 2 आधार पे आपको समता की बात करें। यानी हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति प्रतिष्ठित है और सबको समान अवसर प्राप्त है। आगे है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी बंधुता की बात कही गई है, ब्रदरहुड की बात कही गई है। क्यों कही गई है? ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। साथ ही आगे इसमें वर्णन है कि संविधान सभा, सबसे पहले तो ये डेट वर्णन है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे है इसको हमने अंगीकृत किया, यानी अपना अंग बनाया है, अधिनियमित किया, यानी बाय लॉ हम ले रहे हैं, और आत्मर्पित किया जा रहा है। किसको आत्मर्पित किया जाता है, यानी अर्पण किसको किया जा रहा है, किसको डिवोटेड किया जा रहा है? तो संविधान सभा के द्वारा भारत की जनता को ये संविधान अर्पित किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने NCERT क्लास 9 चैप्टर 2 के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, इसके हर एक खंड के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब आगे आप इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप सॉल्व करिए। साथ ही इसके चैप्टर को जब आप विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तो कुछ और बातें भी निकल करके आएंगी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में भी करते रहेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू।